फन किसी शख्स को छोटा नहीं रहने देता, रक्स भी हद से गुजरने के लिए होता है। गुफ्तगू प्रोग्राम में आज जिस मेहमान के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं वो उम्र में भले ही छोटे हों, लेकिन अपनी लगन और कड़ी मेहनत की वजह से उन्होंने जो मकाम हासिल किया है वो किसी के लिए भी रश्क का बाइस हो सकता है। मेरी मुराद संतूर की दुनिया के उभरते हुए सितारे अभय रुस्तम सोपोरी से, जो आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है। अभय, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जब पूरी हिंदुस्तान में एक वेस्टर्न कल्चर का दौर चल रहा है, लोग वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ भाग रहे हैं, रिमिक्सेस चल रहे हैं, कुछ इस तरह का म्यूजिक आ रहा है कि जो पूरा वेस्टर्नाइज सा लग रहा है, ऐसे दौर में ये भी एक सच्चाई है कि बहुत से यंग लोग क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में नए आ रहे हैं। जैसे अमजद अली खान साहब के 2 बेटे हैं, अमान और अयान, आप हैं, राहुल शर्मा हैं, प्रदीप कुमार शर्मा जी के बेटे, उस्ताद विलायत खान साहब के बेटे हैं, वो भी इस क्लासिकल फील्ड में अपनी लिनिएज को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कैसे ये संभव हो पा रहा है दोनों को कोएग्जिस्ट करना? वेल, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो बहुत रिच है और हमें किसी भी सेकंड उस चीज़ की साथ लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रमोट करनी पड़े अपनी चीज़ को। और जो हमारे ट्रेडिशन का फैलाव है, उसका डायमेंशन है, वो इतना ह्यूज है कि सभी म्यूज़िक फॉर्म्स उसमें आ जाते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो कई ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं कि हम वेस्टर्न की ओर जाएं, पॉप की ओर जाएं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है प्रोबेबली जो सब लोग फील करते होंगे कि फैमिली का एक ट्रेडिशन आगे है, एक पूरी विरासत आगे चली आ रही है। कुछ लोग उसको कंटिन्यू करने में बहुत अच्छा समझते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एक और सवाल जो मैं करना चाहता हूं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता हो कि कुछ बच्चे जो म्यूजिकली इंक्लाइंड फैमिलीज में जन्म लेते हैं, उनके लिए शायद ये एक फेट कंप्लाई होता है कि आपको तो म्यूजिक में जाना ही है, चाहे उसका मन ना भी हो, जबरदस्ती लाठी से पीट पीट के उसको म्यूजिक की तरफ उसका रुझान किया जाता है। हो सकता है वो डॉक्टर बनना चाहता हो या कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, मगर उसको इस तरह माइंड उसका कंडीशन किया जाता है कि आपको नहीं, इस लिनिएज को आगे बढ़ाने के लिए म्यूजिक में ही जाना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि पापा की ओर से हालांकि पूरा जनरेशन्स 9 जनरेशन्स तो म्यूज़िक स्पेशली संतूर को लेके ही आगे बढ़ी हैं जी। लेकिन पापा ने जो हमेशा मुझसे कहा कि एक तो पहला मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और इंटरेस्ट सेकेंडरी है, पहले एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको सही और गलत को परखने की शक्ति देता है और आपको एक ताकत अपने आप में देता है कि आप अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस ला सकें, अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकें, अपने ऊपर एक भरोसा रख सकें। तो वो बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से मेरी पूरी फॉर्मल जो एजुकेशन है वो हुई है। मैंने डबल ग्रेजुएशन की हुई है, कंप्यूटर्स में, मैनेजमेंट में किया हुआ है। तो उसके बाद मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं फर्दर एकेडमिक्स में जाऊं, म्यूज़िक लूं। मम्मी की ओर से हमेशा था कि मैं फैमिली ट्रेडिशन को आगे लूं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस वक्त ऐसा डिसीजन होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है जी। अगर मेरा इंटरेस्ट से कोई दूसरे फील्ड में होता तो मैं इनिशियली कंटिन्यू तो ज़रूर कर जाता, लेकिन उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो ऐसा फील्ड है नहीं कि जिसमें आप बिना इंटरेस्ट के सरवाइव कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आपके इंटरेस्ट पे ही चल रही है। आपके दूसरे भाई वो भी म्यूजिक में इंटरेस्ट? जी, मेरे बड़े ब्रदर सोहराब, वो बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं, बट ये है कि उनका जो रुझाव था वो साइंस की ओर ज़्यादा था, और उन्होंने फार्मेसी की और साथ में ही उन्होंने एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी की, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। कैसे ये तालीम आपकी शुरू हुई? पहली बार आपने कब वो संतूर की 2 स्टिक्स को हाथ में पकड़ा? किस तरह से आप
आगे बढ़े, थोड़ा बताएं इसके बारे में। मुझे तो याद नहीं मैंने स्टिक्स कब, रादर स्टिक्स मैं नहीं कहूँगा, मैंने कलम कब हाथ में लिए। जी। लेकिन फोटोग्राफ्स में मैं इतना छोटा दिखाई देता हूँ कि शायद चल ना पाऊँ, लेकिन हाथ में कलम है। पर वो फोटोग्राफ्स ये नहीं प्रूव करती कि मैं कुछ बजा रहा था। लेकिन प्रॉब्ली जो एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक ये सेइंग है कि जन्म से पहले भी अभिमन्यु ने बहुत कुछ सीखा था। प्रॉब्ली मुझे लगता है ये चीज़ सत्य है, जो साइंस भी मानता है कि आप सुन सकते हैं बिफोर योर बर्थ। और मुझे लगता है ऐसी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि जो एक रुझाव मेरा म्यूज़िक में रहा है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं फील करता हूँ कि मेरे हाथ में बजाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय बर्थ रही हैं। तो वो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो प्रॉब्ली पापा का जो घंटों का रियाज है वो मुझे बाय बर्थ मिला हुआ है। नो डाउट वो आप बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ा सकते। तो लेकिन ये भी है कि मेरे साथ हमेशा म्यूज़िक एज हॉबी चला था, और क्योंकि मेरा शौक था मैंने सितार सीखा है, मैंने सितार पे परफॉर्म किया है। अच्छा। मैंने कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड में फर्स्ट भी आया उसमें, क्योंकि कुछ ऐसा था मेरा, मैंने कभी सेकंड पोजीशन नहीं देखी थी, मैं फर्स्ट ही हमेशा देखता था, और वो पूरा कैरी ऑन किया। लेकिन जिस वक्त मुझे डिसाइड करना था कि मुझे फाइनली लाइफ में करना क्या है, म्यूज़िक को आगे परस्यू करना है, स्पोर्ट्स को आगे परस्यू करना है कि एकेडमिक्स को, वहाँ जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक लेना है, तब म्यूज़िक पे मेरी पूरी कंसंट्रेशन थी। इसके साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि आप स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा मकाम आपने हासिल कर लिया था जब आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं म्यूज़िक की तरफ जाऊंगा। जी हाँ, मैं नेशनल लेवल मैंने हॉकी में रिप्रेजेंट किया है जी। और कई जो वहाँ के दिल्ली के क्लब्स थे, स्पोर्ट्स क्लब्स, उसमें उनको मैं रिप्रेजेंट करता था। तो मैं इतना ज़्यादा इंक्लाइंड था स्पोर्ट्स की, मुझे भी नहीं मालूम होता था मैं किन किन टीम्स के लिए खेल रहा हूँ, बस मैं खेलता रहता था। लेकिन संतूर जैसा साज और हॉकी का आपस में कोई मेल नहीं है। तो वो एक ऐसा डिसीजन था जो मुझे लेना था कि इस जैसी गेम को इंसान कंटिन्यू नहीं कर सकता। कब आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब संतूर ही मेरी जिंदगी आगे के लिए होगी? संतूर और म्यूजिक हमेशा ही मेरा जो पर्सनल मैंने फील किया था कि जिंदगी है, लेकिन एज करियर की अगर बात करें तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब मेरा पूरा सर्टेन था कि मैं म्यूजिक ही लूंगा। और बाय द टाइम मैंने कॉलेज क्रॉस कर लिया था, पास आउट किया था, तो उस टाइम पे पूरा मेरा फोकस था। और यही रीज़न था कि मैंने फर्दर स्टडीज़ को उस वक्त छोड़ के, क्योंकि वो फिर मेरे लिए एक टाइम वेस्ट था, इन द सेंस कि फर्दर जो मेरी स्टडीज़ थी वो उस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट के लिए था, मेरी मेंटल ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी नहीं था। वो एकेडमिक्स आपको ग्रेजुएशन तक मतलब वो चीज़ देती है। तो स्कूल डे ये 12th के एंड में और कॉलेज में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक ही एज करियर लूँगा। एक तो एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की हैसियत से संतूर प्लेयर, आप संतूर बजाते हैं, मगर उसके साथ साथ आपका रुझान कंपोजिशन की तरफ भी है, कंपोजर आप बनना चाहते हैं, या आपने बहुत सी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस हमें दी है जिसकी कुछ मिसालें हम आजकल टेलीविजन पे देखते हैं। वो कैसे आपके जहन में आया कि कंपोजिशन मुझे करनी चाहिए? डेफिनेटली जितना मुझे विरासत संतूर मिली है विरासत में सॉरी, उतना ही मुझे कंपोजिशंस मिले हुए हैं, क्योंकि अगर आप तो जानते ही हैं पापा का कंट्रीब्यूशन कि कश्मीर का अगर म्यूजिक आज जाना जाता है तो प्रॉब्ली उनके इतने एफर्ट से रिनाइसेंस ऑफ कश्मीरी म्यूजिक में जो भजन सोपरी जी का कंट्रीब्यूशन है, जी हाँ, उससे कोई तो वो जो उनकी 4,500 कंपोजिशंस हैं, प्रॉब्ली वही एक स्पार्क था मेरे अंदर कि मुझे लगा। बट डेफिनेट चीज़ ये है कि कंपोजिशन फील्ड में मैं इसलिए नहीं उतरा कि मुझे संतूर को सपोर्ट देना है या मैं सेकंड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ, बट मैं सीखा है मैंने कि कंपोजिशन क्या है, कैसे कंपोज किया जाता है, क्या थीम होता है, क्या रिदम होना चाहिए, क्या टेम्पो होना चाहिए, ये हर चीज़ मिलके एक कंपोजिशन बनाती है। ये पूरा सीख के मैं आया हूँ। डेफिनेटली विद एज आप इसमें एक्सेल करते हैं और आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो आपको एज ही प्रोवाइड करती है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो ये साथ साथ मेरा जितना संतूर कैरी ऑन किया है उतना ही कंपोजिशंस भी कैरी ऑन किया है, और अब प्रोफेशनली मैं एज कंपोजर भी काम कर रहा हूँ।
म्यूजिक के फील्ड में आजकल बहुत नए नए किस्म के प्रयोग हम देखने को देखते हैं, जैसे फ्यूजन आजकल एक बहुत ट्रेंडी सा एक वर्ड है, सभी लोग फ्यूजन ट्राई करते हैं, कोई जैज के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूजन करता है कुछ, या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स करते हैं। उसमें कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, कुछ बहुत ऐसे ही जो बहुत अच्छे नहीं भी है, ऐसे भी है। आपने भी कुछ फ्यूजन के, अभी ललेश्वरी फेस्टिवल जो श्रीनगर में पिछले अक्टूबर में हुआ था, उसमें भी आपने एक ललेश्वरी की कंपोजिशंस को ललेश्वरी के वाक को लेकर उन्होंने आपने कुछ फ्यूजन के प्रयोग किए थे। वो क्या है, इज इट गुड फॉर इंडियन म्यूजिक? ये आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक उठाया, क्योंकि हम अक्सर एक भाव में खो जाते हैं। हमें लगता है कि ये डेफिनेटली एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूजन बहुत सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि सुनने में एक नई चीज़ आती है। लेकिन फ्यूजन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को डिस्टॉर्ट ना करें, क्योंकि अगर आप अपने रूट से ही हिल के कहीं और चले जाएंगे तो आप सक्सीड कर ही नहीं सकते। वो एक एल्बम, 2 एल्बम के बाद वापस आपको आना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं आपको ले नहीं जाता, उसमें कोई वो फ्यूचर नहीं है। जहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, उसे फ्यूज़ किसी भी म्यूज़िक फॉर्म के साथ नहीं किया जा सकता, एस्पेशली वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ, क्योंकि हमारा रागदारी का एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न म्यूजिशियन चाहे जो भी करे, जब तक उसने सीखा नहीं है वो उसके पास आ नहीं सकता। गुरु शिष्य परंपरा तभी हमारे कंट्री में इतना है। तो जब इस टाइप के प्रयोग होते हैं, आप राग को डिस्टॉर्ट कर जाते हैं, जो प्रोबेबली हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि राग अपने आप में कंप्लीट है और उसे सेकंड उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने फ्यूजन किया था, जो ललेश्वरी फेस्टिवल में प्रेजेंट किया, प्रोबेबली हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि ललेश्वरी को लेके एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जिसमें कंपोजिशन में रहा हो, क्योंकि मेरे कंपोजिशंस में डेफिनेटली एक रिदम पैटर्न हो या मेलोडिक स्ट्रक्चर हो, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर दिखाई देता ही है। और मे बी इसका रीज़न ये भी है क्योंकि कंपोजिशंस की बात करें तो परफेक्ट सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम ही है। ललेश्वरी फेस्टिवल में मैंने इनफैक्ट अनाउंस भी ये किया कि ललेश्वरी जो है वो क्या है। सभी कश्मीर की पूरी कम्युनिटी उनको मानती है, और मैं जो समझता हूँ कि ललेश्वरी खाली एक सेंट नहीं थी, वो एक पोएटेस नहीं थी, वो एक फिलॉसफी है अपने आप में। हर कश्मीरी अपने आप में एक ललेश्वरी को महसूस करता है, और मैंने यही अनाउंस किया कि मैं ललेश्वरी को क्या समझता हूँ, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरी ललेश्वरी ये है। मेरे साथ सिंथेसाइजर्स थे, कई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन था वो टिपिकल कश्मीरी था, टिपिकल इंडियन था, उसको मैंने डिस्टॉर्ट नहीं किया। जो इम्प्रोवाइजेशन पार्ट था उसमें पियानो भी बजा था, आई मीन वी डिडंट हैव द इंस्ट्रूमेंट बट सिंथेसाइजर्स थे हमारे साथ और पियानिस्ट थे मेरे साथ, तो इम्प्रोवाइजेशन जरूर थी, लेकिन उसका रूट जो था वो पूरा ट्रेडिशनल था। अभय, हम आपसे अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं संतूर की दुनिया के उभरते हुए सितारे अभय रुस्तम सोपोरी के साथ। अभय, एक और संतूर के फील्ड में एक नए म्यूजिशियन जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बेटे राहुल शर्मा, वो भी अभी उनने कुछ एल्बम्स अभी रिलीज किए। आप कहीं थ्रेटन्ड महसूस करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल थ्रेटन्ड महसूस नहीं करता, और उसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि उनकी शैली अलग है, मेरी शैली अलग है, और मैं कभी अपने आप को किसी म्यूजिशियन के साथ कंपेयर नहीं करता। हाँ, जो सीनियर म्यूजिशियंस हमारी कंट्री के रहे हैं, इतने गुनीजन रहे हैं, उनके साथ खैर इंसान कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन उनसे सीखने को बहुत मिलता है। लेकिन मैं कभी अपने आप को कंपेयर नहीं किसी के साथ करता। और मेरा जो बाज है, सोपोरी बाज, जो पापा ने इंट्रोड्यूस किया है, वो अपने आप में इतना ह्यूज है, एक पूरा ओशन है, कि उसके आगे कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान सोपोरी बाज को परफेक्ट करे, कि चैलेंजेस बाकी लेता रहे। और प्रॉब्लम मैं ये फील करता हूँ कि इस टाइप के अगर कोई म्यूजिशियन इस चीज़ों में घुसे भी तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जितना आप फोकस म्यूज़िक पे करेंगे वो आपको
आगे लाएगा, और अगर आप किसी दूसरे इंसान पे फोकस करेंगे तो म्यूजिकली आप पीछे चले जाएंगे। और मैं ये पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि हमारा जो घराना है वो संतूर का एक वाहिद घराना है कंट्री का, जिसमें पूरी मोर देन 250 इयर्स का एक हिस्ट्री है कि पूरे संतूर नवाज फैमिली में रहे हैं। तो उनसे एक इंस्पिरेशन मुझे लेनी है कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने इस फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है। तो ये अपने आप में ही एक पूरा चैलेंज है। अच्छा, आप सोपोरी बाज की बात कर रहे थे। हर घराने की अपनी कुछ खसूसियात होती है, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। ये सोपोरी जो बाज है, इसकी क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं? कैसे ये अलग है दूसरे घरानों से? जी हाँ, सोपोरी बाज जो है वो अगर आपको क्लासिकल संतूर बजाना है, यानी शुद्ध रागदारी की बात कर रहे हैं आप, यानी जब आप मारवा जैसे राग, मतलब इस टाइप के जो गंभीर प्रकृति के राग हैं और बहुत ही डिफिकल्ट रागास हैं, टफ रागास हैं, इनको हैंडल करना चाहते हैं, और इन अदर वर्ड्स अगर आप किसी भी राग को हैंडल करना चाहते हैं क्लासिकल वे में, तो सोपोरी बाज उसका एक फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि हम बात करते हैं मींड की, कि क्योंकि इंडियन क्लासिकल में हमारे जंपिंग नोट्स नहीं है, हमारा जॉइंट रहते हैं नोट, जैसे दे रे रे नूम। अब ये जो है जब तक इंस्ट्रूमेंट में होगा नहीं तो वो क्लासिकल शैली से दूर रहता है। तो मींड कहें, गमक कहें, ग्लाइड्स कहें, उन्हें चिकारी की बात करें, स्ट्रक्चर्स में भी, और तरबों की बात करें, तुम्बे की बात करें, ये सारा मिलजुल के एक क्लासिकल संतूर बनाता है जो सोपोरी बाज है। जब शुरुआत में जब संतूर को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका यही माना गया कि इसमें मींड है ही नहीं। जैसे उसके बाद फिर वो कैसे किस तरह से आपने मींड उस पे इंट्रोड्यूस किया? जी, उसमें एक्चुअली क्या है, कंटिन्यू करने का ये फिर से घूम फिर के वहीं हम आते हैं कि सोपोरी बाज में इसकी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनल संतूर में 25 ब्रिज है जी, और वो सारेगामा धानी सारेगामा पा, अगर हम वेगली बात करें तो ये 1.5 सप्तक को लेके चलता है। यानी हमारे मुकाम जितने भी हैं, वोकलिस्ट मोस्ट ऑफ द मकाम्स में 1.5 सप्तक के आसपास में ऑपरेट करते हैं, यही संतूर में आता है, और वो पूरा बोल बेस्ड है, यानी दारा 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 ऐसे करके वो चलता है। क्लासिकल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपके पास ऑक्टेव्स होने चाहिए। मारवा, सोनी, पूरिया, ये 3 ऐसे राग हैं जिनके सुर सेम है लेकिन ऑक्टेव्स अलग है। बाकी भाव को तो साइड में ही अगर हम रखें, सिर्फ ऑक्टेव्स की बात करें, वो तीनों अलग है। जब तक कि संतूर में आपके या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 3 ऑक्टेव्स ना हो तो राग बज ही नहीं सकता। तो यही एक रीजन था, अगर हम अपने संतूर की बात करें तो पूरे बात करें 3 ऑक्टेव्स प्लेइंग के हैं, और मींड 2.5 ऑक्टेव का इसमें आता है। तो जो क्लासिकल की पूरी एक नुएंसेस हैं, उसकी सटल्टीज हैं, उनको सामने लाने के लिए ये सब ज़रूरी था। और इसमें जो पापा ने उस वक्त इनोवेशंस किए हैं, आज से आप समझिए 40 साल पहले, और राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब से वो बजा रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 साल आप समझ लीजिए। तो वो पूरा शुरुआत है कि संतूर 25 से आज के जो हम यूज़ करते हैं 43 ब्रिजेस पे पहुंचा है, उसमें मींड आया है। सभी मतलब क्रक्स ये है कि जो वोकलिस्ट प्रोड्यूस करेगा वो संतूर पे सोपोरी बाज में बज सकता है। और इसमें मैंने कुछ फर्दर भी किए हुए हैं, क्योंकि बीन अंग पापा का बहुत प्रोमिनेंट है संतूर में, तो मैंने इसमें ओपन स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट डाला जो फर्दर उसको डेवलप करता है। तो इस तरह की इसमें इनोवेशंस चल रही हैं और काफ़ी काम है। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली एक सामापा करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है, उसके क्या उसका पर्पस क्या है, क्यों आपने वो किया, और उसके जरिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं? सामापा जो फुल नेम है उसका सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है सामापा। सामापा मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी, ये कोई, मैं ये कहूँगा पापा की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या जितने भी इसमें हम लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये हर उस आदमी की ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूजिकल डेवलपमेंट चाहता है, सोसाइटी में, पर्सनली, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे।
यानी पहला हमारा इसका फॉरमोस्ट जो एम है वो है कि हमें यूथ को कैप्चर करके उनको उन्हीं के ट्रेडिशन से मिला के आगे लाना है। इसीलिए हमारा जो फोकस है वो हमारे स्टेट पे, जम्मू कश्मीर पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं पास्ट में कि कल्चर काफ़ी हद तक उसमें नुकसान पहुंचा है। डैमेज नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हल्का ज़रूर पहुंचा है। लोगों को वो रियलाइज़ कराना कि आप में इस म्यूज़िक में आपका फ्यूचर हो सकता है, ये सामापा है। और सिर्फ रियलाइज़ ही नहीं कराना, उनको वो प्लेटफॉर्म देना, ये सामापा है। प्लेटफॉर्म देने के बाद उनको स्टिल अगर रिकग्निशन नहीं मिलती, उनके लिए फर्दर काम करना, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी बात करवा के उनके और कॉन्सर्ट्स करवाना, ये सामापा का एम है। सो बेसिकली हम हर उस इंडिविजुअल पे फोकस करना चाह रहे हैं जो म्यूज़िक को एज कैरियर या किसी भी वे में, किसी भी, क्योंकि म्यूज़िक ही हमारा इसमें नहीं है, हम जो पापा कहते हैं कि साहित्य और म्यूज़िक जुड़ा हुआ है आपस में। बिल्कुल। तो ओवरऑल एक पूरे कल्चर को फर्दर डेवलप करना है, उसकी प्रोपोगेशन करनी है, संतूर को और आगे बढ़ाना है, पूरा कल्चर आगे बढ़ना चाहिए, ये सामापा है। अब आप परफॉर्म करते हैं, जब लाइव स्टेज पे परफॉर्म करते हैं अपने फादर के साथ, पंडित भजन सोपुरी जी के साथ, तो कहीं आप, या उनका एक अपना स्टेचर है, उनका, उन्होंने जो स्थान हासिल किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वो अपने आप में एक बहुत ऊंचा स्थान है, कहीं आप वो थ्रेटन तो नहीं महसूस करते, या एक वट वृक्ष के नीचे कहीं आप खो न जाए, एक चैलेंज के तौर पे कैसे आप? पापा के साथ बजाना एक डेफिनेटली एक चैलेंज होता है, क्योंकि इसके हमेशा दो पहलू रहते हैं कि एक एडवांटेज ये है कि आप एक मतलब फादर का, आपके जो लेजेंड है उनका साथ है, तो आपको लाइफ में कई चीज़ों के जैसे ऑडिशन नहीं देना पड़ता, उन सब चीज़ों के लिए आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आपको एक लेजेंड के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। तो उन एक्सपेक्टेशंस को तो इंसान, मुझे मालूम नहीं, मीट नहीं कर सकता, क्योंकि पापा जैसे एक शख्स मैं कहूँगा जो पूरा म्यूज़िक से ही बने हुए हैं, यानी जिनकी अगर 24 घंटे में वो जितनी भी सांसें लेते हैं वो सब म्यूज़िक से ही जुड़ी हुई हैं, तो उनके साथ मुझे कंपेयर किया जाएगा तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता। और उनकी एक 50 साल की एक एक्सपीरियंस है, डेडिकेशन है, और मेरा स्टार्ट ऑफ द करियर है। लेकिन डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट बहुत मिलती है, क्योंकि जो मैं उनसे स्टेज पे सीखता हूँ प्रॉब्ली वो मैं घर पे भी नहीं सीखता हूँगा, और वो कभी मेरा लिहाज करते नहीं है। यानी कुछ भी अनाउंस कर देंगे, कोई भी ताल अनाउंस कर देंगे, कोई भी राग अनाउंस कर देंगे, और मुझे बजाना है। तो ज़रूरी मैं यही समझता हूँ कि जितना हो सके मैं परफेक्ट म्यूज़िक को कर सकूं, ताकि अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुँचे, सच्चा म्यूज़िक लोगों तक पहुँचे, और लोग कभी ये ना कहें कि साइड पाथ्स का सहारा लेके मुझे आगे बढ़ना पड़ा, बल्कि ये कहें कि एक प्रॉपर वे से खानदानी बच्चों की तरह मैं आगे आया हूँ। अभी आपने हाल ही में एक और लेजेंड है हमारे राजेंद्र प्रसन्ना जी, हाँ। जो फ्लूट के फील्ड में अपना मकाम रखते हैं, बहुत सीनियर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कंपोजर भी हैं, उनके साथ अभी आपने जुगलबंदी के तौर पे आपने संतूर बजाया। आप बहुत यंग थे, वो बहुत सीनियर हैं, कैसा लगा आपको वो एक्सपीरियंस? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो 3 दिन का जुगलबंदी फेस्टिवल था दिल्ली में, जो आपने अभी मेंशन किया, और पूरे फेस्टिवल में मैं सबसे छोटा था और वो सबसे बड़े थे उसमें, और मेरी एज में भी वो मुझसे डबल ही हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले तो थैंक्स देता हूँ उनको कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं उनके साथ बजाऊँ। अच्छा। और क्योंकि प्रॉब्ली कोई भी सीनियर म्यूजिशियन ऐसे जूनियर्स के साथ नहीं बजाते, तो मुझे बहुत ही ऑनर्ड मैंने फील किया कि मैं उनके साथ बजा रहा हूँ। और वो बहुत ही नामी म्यूजिशियन है कंट्री के, और बहुत ही गुनी म्यूजिशियन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मारवा हमने बजाया था, और कई लोगों ने जिन्होंने पापा का मारवा नहीं सुना है तो संतूर पे उन्होंने मारवा पहली बार ही देखा कि संतूर पे इस तरह से भी बज सकता है। तो मैं बहुत ही ऑनर्ड फील किया हूँ उस रिसाइटल के बाद कि उनकी जैसी शख्सियत के साथ मुझे बजाने को मिला है। अब एक लाइट से सवाल के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। आप यंग हैं, हैंडसम हैं, और म्यूजिशियन हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आपकी कुछ फ़ैन फॉलोइंग होगी, कुछ
अपोजिट सेक्स के कुछ आपके फैंस होंगे, कैसे हैंडल करते हैं आप इन फैंस को? वेल डेफिनेटली एक फ़ैन फॉलोइंग रहती है, जो ज़रूरी भी है किसी भी म्यूज़िक फॉर्म को सरवाइव रखने के लिए। और बट मेन कंसंट्रेशन यही है कि इंसान को इसमें बह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग तब तक ही है जब तक अच्छा म्यूज़िक है। और मेरी पूरी कंसंट्रेशन म्यूज़िक पे है, वो कंपोजिशन से आए, वो संतूर से आए, क्लासिकल म्यूज़िक से आए, लाइट म्यूज़िक से आए, बस म्यूज़िक ही म्यूज़िक होना चाहिए, उसमें कोई डिविएशन नहीं होनी चाहिए। अभय, हम आपको अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए और ये दुआ करते हैं कि आप संगीत की उन ऊंचाइयों को छुए और उसी नंबर 1 पे रहें जिस पे आप हमेशा रहना चाहते हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज में आए। हम बातचीत कर रहे थे संतूर की दुनिया के उभरते हुए सितारे अभय रुस्तम सोपोरी के साथ, और इसी के साथ आज का ये गुफ्तगू कार्यक्रम खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।